हेलो दोस्तों, नो इकोनॉमिक्स जानिए अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के कुछ बेसिक सिद्धांतों में से एक की बात करेंगे, सप्लाई की। जानेंगे सप्लाई क्या है, कीमत के साथ इसका क्या संबंध है और किसी वस्तु की पूर्ति या सप्लाई जो है वो किन चीज़ों पर निर्भर करती है। दोस्तों, अर्थशास्त्र में दो शक्तियाँ काम करती हैं जो पूरे अर्थशास्त्र को प्रभावित करती हैं, जिसमें पहला है कंज्यूमर जो कि डिमांड करता है, दूसरा है प्रोड्यूसर जो कि सप्लाई करता है। इस तरह से अर्थशास्त्र में कुछ बेसिक सिद्धांत होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मांग और पूर्ति का सिद्धांत है। जब आप इस तरह के बेसिक सिद्धांत को पकड़ लेते हैं तो अर्थशास्त्र को समझना कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि सप्लाई की परिभाषा किस प्रकार से की जा सकती है। सप्लाई किसी वस्तु या सेवा की वह कुल मात्रा है जो किसी बाजार में उपभोक्ता के लिए उपलब्ध होती है, और यह वह मात्रा है जिसे कोई उत्पादक किसी निश्चित कीमत पर बेचना चाहता है। या फिर इसे इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि सप्लाई किसी वस्तु की वह मात्रा है जो किसी निश्चित समय में निश्चित कीमत पर उपलब्ध होती है। दोस्तों, परिभाषा को आसानी से समझा जा सकता है, बस आपको एक उदाहरण लेकर के इसे समझना होगा। मान लीजिए कि एक किसान है जो कि एक उत्पादक भी है और विक्रेता भी, और वह चावल का उत्पादन करता है। अब सप्लाई का मतलब यह है कि उसके पास जो चावल का भंडार है उसमें से वह कितनी मात्रा बेचने के लिए लेकर आता है, जो कि निर्भर करेगा उस खास समय में चावल की प्रचलित कीमत पर, किसान की लागत पर, उसकी लाभ की प्रत्याशा पर, और इसके साथ साथ और भी चीज़ों पर निर्भर करेगा। दोस्तों, यहाँ पर पूरा चावल का भंडार या स्टॉक को सप्लाई के अंदर नहीं गिना जाना चाहिए, क्योंकि किसान द्वारा चावल की सप्लाई का मतलब है कि किसान एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित मात्रा चावल की बेचना चाहता है, और जितनी मात्रा वह बेचना चाहता है उस तय समय में तय कीमत पर उसके पास उपलब्ध भी है। इस प्रकार से हमें पूरे स्टॉक को सप्लाई नहीं समझ लेना चाहिए, और ना ही किसी समय सप्लाई को स्टॉक समझ लेना चाहिए, क्योंकि सप्लाई किसी समय स्टॉक के बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है, पर उससे अधिक नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि किसी वस्तु की सप्लाई किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो किसी वस्तु की सप्लाई अपनी खुद की कीमत पर निर्भर करती है। जब वस्तु की कीमत अधिक होती है तो उत्पादक वस्तु की अधिक से अधिक मात्रा बेचना चाहता है, और इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी वस्तु की पूर्ति और उसकी कीमत के बीच में समानतः सीधा संबंध देखने को मिलता है। पर जैसे जैसे सप्लाई बढ़ने लगती है उस वस्तु की कीमत घटने लगती है, उसमें घटने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। दोस्तों, इस पर चर्चा मैं कीमत निर्धारण पर जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उस पर करूंगा। अब है संबंधित वस्तु की कीमत। जब दो ऐसी वस्तुएं जो लगभग एक समान हो और एक समान कीमत पर बाजार में उपलब्ध हों, ऐसे में यदि एक की कीमत बढ़ जाती है जबकि दूसरे की कीमत स्थिर रहती है, तो जिस वस्तु की कीमत कम है उसकी मांग में वृद्धि देखने को मिलेगी, और यदि उस वस्तु की पर्याप्त स्टॉक बाजार में नहीं है तो कीमत में वृद्धि देखने को मिलेगी। फिर है टेक्नोलॉजी यूज्ड, यानी कि तकनीक का प्रयोग। जब तकनीक इफिशियंट होगी यानी कि कुशल होगी तो उत्पादन सस्ता होगा, और तकनीक खराब होगी तो उत्पादन महंगा होगा, जो कि अंततः किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करेगी। इसी प्रकार है प्राइस ऑफ इनपुट्स, यानी कि उत्पादन में प्रयोग होने वाले साधनों की कीमत, जिसमें पहला है कच्चे माल की लागत, फिर है श्रम की लागत, भूमि पर लगान, फिर जो भी मशीनें हैं उस पर उसकी उनके मेंटेनेंस पर जो खर्च होता है, और ये सभी किसी वस्तु की सप्लाई को प्रभावित करती हैं। नंबर ऑफ सप्लायर, सेलर और प्रोड्यूसर, यानी कि अगर बाजार पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत काम कर रहा है तो ऐसे में सप्लायर, सेलर और प्रोड्यूसर की बहुत अधिक मात्रा होगी, और ऐसे में जो कीमत निर्धारित होगी वो ठीक ठाक कीमत होगी। पर यदि मान लीजिए कि कोई बाजार में सप्लायर, सेलर और प्रोड्यूसर कम है या फिर मोनोपोली है, तो ऐसे में वह उत्पादक किसी वस्तु की कृत्रिम शॉर्टेज पैदा कर सकता है, और इससे वो कीमत को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ साथ सरकारें जो कर लगाती हैं वो भी किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती हैं। किसी वस्तु की पूर्ति और उसको निर्धारित करने वाले तत्वों को एक समीकरण से दर्शाया जा सकता है, जिसे हम सप्लाई फंक्शन भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्यू एस एक्स का मतलब है एक्स वस्तु की पूर्ति,
और यह निर्भर करती है Px यानी कि x वस्तु की कीमत पर, यानी कि अपनी खुद की कीमत पर। इसके बाद है प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ इनपुट्स, टेक्नोलॉजी यूज्ड, नंबर ऑफ सेलर, टैक्स और इसी प्रकार से अन्य चीजें जो किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती हैं। पर अर्थशास्त्र में सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि किसी निश्चित समय में वस्तु की अपनी कीमत के अलावे अन्य चीजों का उसकी पूर्ति पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है और वे सामान्यतः स्थिर ही रहती हैं, यानी कि वो कांस्टेंट रहती हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि किसी वस्तु की पूर्ति को उस वस्तु की कीमत निर्धारित करती है। अब देखते हैं सप्लाई कर्व किस प्रकार का होता है, उसकी शेप किस प्रकार की होती है। सप्लाई कर्व का शेप सामान्यतः नीचे से ऊपर, लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दायां होता है, जो बतलाता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है उसकी पूर्ति में वृद्धि होने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। पर ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु की पूर्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सके। पूर्ति एक निश्चित समय में प्राय स्थिर ही होती है, यानी पूर्ति समय अवधि पर निर्भर करती है। शॉर्ट टर्म पीरियड में जो कि स्टॉक सीमित होता है, इसलिए वस्तु की पूर्ति भी बहुत अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। और सामान्यतः सप्लाई कर्व का शेप इसी प्रकार का होता है, नीचे से ऊपर, लेफ्ट टू राइट। दोस्तों, इस प्रकार से हमने सप्लाई कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। सप्लाई क्या है या किस पर निर्भर करता है और इसका शेप कैसा होता है, इसे हमने जान लिया है। नेक्स्ट वीडियो में कीमत निर्धारण यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इसे देखेंगे। पर इससे पहले आप डिमांड पर जो वीडियो मैंने बनाया है आप उसे जाकर देख लें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो को समझने में आसानी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने में। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।